आज के इस लेक्चर में कंपेयरिंग क्वांटिटीज को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया था। इस सेशन में हम आपको सिखाएंगे सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स वैट एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको जीएसटी भी कहते हैं। ये सब कैसे निकालें। ये काफ़ी प्रैक्टिकल और एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड टॉपिक है जिससे हम सीखेंगे कि टैक्स कैसे निकालते हैं। आमतौर पर जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो या सर्विसेज खरीदने जाते हो तो जो भी उसका एक प्राइस होता है उस पर हमें एक टैक्स देना होता है, या तो वो जीएसटी के फॉर्म में होता है या किसी और फॉर्म में होता है। तो उस टैक्स को निकाल करके उस टैक्स को उस कॉस्ट में ऐड करके फिर फाइनल जो कस्टमर पैसा देता है वो कॉस्ट प्लस टैक्स करके देना होता है। तो इस टैक्स को कैसे निकालें इसको हम आज सीखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं टैक्स निकालना। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट्स, द कॉस्ट ऑफ a pair of roller skates at a shop was rupees 450. The sales tax was 5%. Find the bill amount. चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। कॉस्ट जो है रोलर स्केट्स की कितनी है, लिख लीजिए। कॉस्ट 450 और इस पे हमने सेल्स टैक्स कितना दिया, 5%। सो 5% ऑफ 450 कितना हुआ, 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 450। सो कितना आया, वी कैन इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। ओके, सो आपका जो टैक्स आया वो कितना आया, आप देख सकते हैं इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। सो आपका जो ये आंसर आया 45/2 और ये आ जाएगा 22.5 रुपीज़। इसका मतलब जो आपने टैक्स दिया इस कॉस्ट पे उसकी वैल्यू थी 22.5। तो फिर टोटल कॉस्ट कितनी हो गई। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 450 में 22.5 हम जोड़ देंगे। सो फाइनल कॉस्ट कितनी होगी, 472.5 रुपीज। सो इस तरह से हम टैक्स की क्वांटम निकाल करके उसको कॉस्ट में जोड़ के फाइनल जो हमारा बिल है वो निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं वैल्यू एडेड टैक्स को कैसे निकालें। सो क्वेश्चन इज, राम bought an air cooler Ram bought an air cooler for ₹3,300 का एक एयर कूलर खरीदा राम ने, including a tax of 10%. Okay, find the price of the air cooler. Find the price
of air cooler. Find the price of air cooler before VAT was added. Before VAT was added. क्वेश्चन में क्या समझ में आया आपको? वैट मिलाने के बाद जो एयर कूलर की कॉस्ट थी वो 3300 रुपीज थी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्योंकि आपको क्या निकालना है? एयर कूलर का वो प्राइस जिसमें टैक्स का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करें, उसको कुछ भी एक सिंबॉलिक ये मान लीजिए, लेट द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट कितना माने, सिंबॉलिकली x रुपीस मान लेते हैं। ओके, सो अब x तो कॉस्ट है और टैक्स कितना है 10%। सो 10% का मतलब हो गया 10/100 मल्टीप्लाइड बाई x। तो ये मेरी क्या हो गई, ये टोटल कॉस्ट हो गई। और टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 3300। ठीक है, तो अभी क्या करें, x प्लस 10/100 का मतलब होता है 0.1x इक्वल टू 3300। x कॉमन ले लो, 1 प्लस 0.1 3300 आ गया। x इंटू 1.1 3300 लिख लो। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 3300 अपॉन 1.1। फिर इसको सॉल्व करो, तो इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हो। सो 11 3 जा, सो ये 300 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3000। सो इतनी रुपीज आ गई। सो कॉस्ट ऑफ एयर कूलर कब, बिफोर टैक्स इक्वल टू 3000 या 3000 रुपीज। इस तरह से आप ये आंसर निकाल लिया आपने। ओके, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। Alex bought an article for ₹784, which included GST of 12%, which included GST of 12%. What is the price of article? What is the price of article before GST was added? GST was added. चलिए आंसर करते हैं। अगेन इंक्लूसिव कॉस्ट दी हुई है, तो ऐसे जैसे पहले किया था हमने, अभी लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी ₹x। अब 12% x पे जीएसटी लगा दिया, तो कितनी कॉस्ट हो गई, x प्लस 12% मीन्स 12/100 ऑफ x, एंड दैट टोटल कॉस्ट कितनी है 784। तो आप क्या करो, x प्लस 0.12 x इक्वल टू 784, x कॉमन लीजिए, 1 प्लस 0.12 is 784, x
1.12, 784, x is 784 अपॉन 1.12। तो अभी आपको कितना मिल गया, 784 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 112, तो ये तो 7 आ गया, तो आंसर आपका 700 रुपीज आ गया। ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज व्हाट, so the cost of article is 700 rupees। से यहाँ लिख दीजिए, hence cost of article is 700 rupees before tax। क्लियर? सो इस तरह से आप ये कर सकते हैं कि टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, जनरली इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। इंटरेस्ट जो है ना, दो तरह के होते हैं इंटरेस्ट। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हिंदी में ब्याज भी कहते हैं, एंड दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जैसे मान लो आपने एक सेविंग अकाउंट खोला है बैंक में, तो बैंक आपको क्या देता है, सिंपल इंटरेस्ट देता है उस सेविंग अकाउंट पे। इसी तरह से तो सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आपकी क्या किस दर पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, माने किस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। या आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको भी वापस उस पर ब्याज देना होगा, माने आपको भी उसमें इंटरेस्ट देना होगा वापस चुकता करने के लिए। सो या तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है या फिर बैंक आपको आपसे इंटरेस्ट लेता है। आपने बैंक में पैसा डाला है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा। उम्मीद है ये आपको इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में निकाला होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हो, लेट अस अंडरस्टैंड। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको तीन पैरामीटर चाहिए। एक P विच इज प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आपने बैंक में जमा किया है। मान लीजिए आपने 1000 रुपये जमा किया है, तो 1000 रुपये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट। फिर आपको दूसरा पैरामीटर चाहिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मान लो कि भाई बैंक में आपने 1000 रुपये डाला था और आपको इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है आपका 5% था। ओके, अब आपको चाहिए टाइम, कितने टाइम के लिए आपने उसमें बैंक में वो पैसा रखा। तो चलो मान लेते हैं हमने 1 साल के लिए आपने वो पैसा रखा, ठीक है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो सिंपल इंटरेस्ट, इसको मैं लिखूंगा SI या सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा P माने कितना प्रिंसिपल अमाउंट था, R माने कितना रेट था और कितने टाइम के लिए आपने दिया, अपॉन 100। सो P इज 1000 इंटू R बोले तो 5, क्योंकि 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू टाइम 1 ईयर दिया, अपॉन 100। तो आपको कितना रुपया मिला, तो यहाँ से देख लीजिए इसको सोल्व करके। सो ये आपका 50 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो 1 साल के बाद टोटल पैसा कितना मिलेगा, अमाउंट कहते हैं उसको, अमाउंट मिलेगा आपको 1000 प्लस उसके ऊपर 50 रुपये और मिलेंगे इंटरेस्ट के। तो 1050 रुपये बैंक ने आपको वापस दिया एज अर्न्ड इंटरेस्ट, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, मान लो अभी यही हम बोले कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट
अभी सपोज आपने 1,000 रुपये को प्रिंसिपल जो है आपका कितना था 1,000, और आपने 2 साल के लिए, या चलो 3 साल मान लेते हैं, टाइम जो है उसमें 3 इयर्स मान लेते हैं, ओके। और आपको इंटरेस्ट कैसे बैंक क्या देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% पर एनम, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि आपको पहले साल, जैसे आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो बैंक ने आपको जो अमाउंट मिला था आपको, तो क्या मिला था, आपने देखा था कि अमाउंट was PRT by 100 which was PRT by 100 plus principal, तो ये था हमारा 50 रुपीज प्लस 1000, तो मेरे को जो अमाउंट मिला वो था 1050 रुपीज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको सेकेंड ईयर के लिए जो ये 1050 रुपीज है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, ओके। तो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, कि सक्सेसिवली आपको जो अमाउंट आपका बनता है उस पे ब्याज मिलेगा, ओके। सो ब्याज पे भी आपको ब्याज मिलेगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ, जैसे हमने पहले साल बाद अमाउंट मिला मुझे 1050, तो सेकेंड ईयर के बिगनिंग के लिए मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया मेरा 1050। अब यहाँ पे मान लो ये सिंपल इंटरेस्ट ही होता तो ये 1000 ही रहता, प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा 1000 रहता, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, सेकेंड ईयर में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 1050। तो फिर से मेरा सेकेंड ईयर आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट अमाउंट ये हो जाएगा PRT by 100 अगेन, दिस टाइम प्रिंसिपल 1000 ना लेके हम क्या लेंगे 1050, रेट कितना था 5, टाइम फिर से 1 साल अपॉन 100, तो इंटरेस्ट कितना हुआ मेरा, दिस टाइम इंटरेस्ट इज, जैसे ये 5 से इससे डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ गया, इस 0 से ये 0 गया, तो मेरे को इंटरेस्ट कितना हो गया जी 105 अपॉन 2, तो ये हो गया 5 जा 2 जा एंड 5, सो इतने रुपए का मेरा इंटरेस्ट हो गया। सो डिड यू नोटिस कि मेरा अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट हो गया, इनिशियल अमाउंट मेरा 1050 था, तो 1050 प्लस 52.5, सो नाउ अब मेरा अमाउंट कितना हो गया 0.5 टू 1102.5 रुपीस। इसी तरह से ये अमाउंट मेरा तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो गया। सो थर्ड ईयर के एंड के लिए मुझे इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, इंटरेस्ट विल बी, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया 1102.5 मल्टीप्लाइड बाई, ये मेरा P हो गया, R सेम 5%, T टाइम इज 1 ईयर अपॉन 100, so what did we see, so I have got 11.025 multiplied by 5, so क्या मिला 55.125 rupees। So at the end of the third year मेरा अमाउंट क्या हो गया
अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट मेरा बिगनिंग में, थर्ड ईयर के बिगनिंग में क्या था 1102.5, और अभी इसमें ऐड हो गया मेरा 55.125, सो ये आ गया 5267,511. Okay, so did you notice that एक 3 years के टेन्योर में 1000 रुपीज जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया था 5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको फाइनल अमाउंट बैंक ने कितना दिया? बैंक ने दिया 1157.625 रुपीज. ओके, अब यही चीज मान लो आप सिंपल इंटरेस्ट से निकालते, सिंपल इंटरेस्ट से 3 साल का ब्याज निकालते तो क्या होता? ERT बाई 100, तो क्या होता 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 years अपॉन 100. सो आप देखेंगे कि ये 2 जीरो यहाँ से निकल गया, तो ये हो गया 10 पंजे 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया 150 रुपीज. तो आपको अमाउंट कितना मिला था? अमाउंट हो गया होता जो बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट पर देता, 1000 रुपये इनिशियली दिया था, ओके, प्लस 150 आपको ब्याज मिला, सो 1150 ये आपके पास अमाउंट हो गया. लेकिन आपको जब कंपाउंड, ये था आपका सिंपल, और जब आपका कंपाउंड रहा, जब कंपाउंडिंग किया तो कितना मिला? जब कंपाउंडिंग किया तो क्या हुआ? अमाउंट कितना हो गया था आपका? अमाउंट वाज 1157.625. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. अमाउंट कहाँ ज्यादा मिला आपको? अमाउंट आपको मिला कंपाउंड इंटरेस्ट में. सो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा आपको इंटरेस्ट देता है. सो इस तरह से जब आप कंपाउंडिंग करते हैं तो आप इस तरह से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह से आप सक्सेसिवली कंपाउंडिंग निकाल सकते हैं. ऑलराइट, अभी हम एक फॉर्मूला आपके लिए डिवाइस कर सकते हैं सक्सेसिव की वजह से. सपोज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की ही बात करेंगे हम. कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पैरामीटर हैं, लेट अस से P क्या है आपका? प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, अमाउंट. ओके, R क्या है? R है आपका, एंड T, R है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड T क्या है? टाइम फॉर विच यू आर कीपिंग योर मनी, या इसको हम ऐसे ले लेते हैं, हम N लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, नंबर ऑफ ईयर्स. ऑलराइट, नंबर ऑफ ईयर्स हैं. तो आपको फिर इंटरेस्ट, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 और उसकी पावर N, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज ये हमारे किससे आया? सक्सेसिव ईयर्स से ये फॉर्मूला बना. ओके, और P क्या है? इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट. सो जैसे मान लो हम आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं. फाइंड
CI माने कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 for 2 years at 10% per annum compounded annually देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसको आंसर निकालते हैं। अच्छा चलो, तो पैरामीटर क्या क्या है आपके पास? आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट P है 12,600 रुपये, 12,600, और N माने पीरियड क्या है 2 years, और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम R को 10 ले रहे हैं, तो मेरा ब्याज कितना आया? इंटरेस्ट आई इज P टाइम्स 1 प्लस R अपॉन 100, और इसकी पावर हो गई 2। N की वैल्यू क्या है? 2। चलो यहाँ अभी N ही लिख लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट अप करते हैं। 12,600 1 प्लस 10 अपॉन 100, और इसकी पावर होगी 2। तो कितना आया? ये आया 12,600, ये हो गया 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 12,600 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 का स्क्वायर, which is 12,600 multiplied by 1.21। ओके, तो ये हमारा, और अभी इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं? सो ये आ जाएगा 15,246। तो ये इनफैक्ट ये फॉर्मूला इंटरेस्ट नहीं है बल्कि फाइनल अमाउंट का होता है। ये यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, फाइनल अमाउंट इज दिस, और पीछे भी इंटरेस्ट ना हो करके इसको थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। यहाँ पे हम इंटरेस्ट ना लिख के अमाउंट लिखेंगे A। ओके, सो अमाउंट A स्टैंड्स फॉर अमाउंट, माने आपका टोटल अमाउंट फाइनली कितना हो रहा है। ओके, और इसमें इंटरेस्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट निकालने के लिए I इंटरेस्ट यहाँ लिख लेते हैं। इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो ये हो गया अमाउंट कितना आया आपका 15,246। ओके, 15,246 माइनस कितना था ओरिजिनल अमाउंट? ओरिजिनल अमाउंट वाज 12,600, सो इंटरेस्ट आ गया आपका 2,646 रुपीस। सो दिस इज हाउ दिस कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, और क्वेश्चंस करते हैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज the population of a city was 20,000 in the year कौन से साल में? in the year 1997। ओके,
it increased at the rate of 5%. It increased at the rate of 5%, okay, per annum, PA. Find the population at the end of the year. Find the population at the end of year 2000. ओके, सो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये भी एक कंपाउंडिंग की ही प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ओके, सो हमारे पास पैरामीटर्स लिख लो। इनिशियल पॉपुलेशन माने P विल बी 20,000। ओके, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन R कितना है, 5%, 5%। और आपको पीरियड कितना है, N आपको 97 से 2000 माने पीरियड है आपका 3 इयर्स, तो आप लिख लीजिए 3। सो आपका फाइनल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, फाइनल पॉपुलेशन, ओके, दैट इज योर अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो गया, P टाइम्स 1 प्लस R अपॉन 100, और इसकी होल पावर कितनी, N। तो लिखिए यहाँ पे 20,000, 1 प्लस 5 अपॉन 100 और इसकी पावर 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20,000, और ये हो गया 1 प्लस 0.05 और होल पावर 3, ओके। या आप इसको चाहो तो इसको लिख लीजिए 105 अपॉन 100 और इसको काट लीजिए, यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ 21 आ जाएगा। सो वी विल गेट 20,000 इंटू 21/20, 21/20, 21/20। पावर 3 है तो 3 बार लिखोगे। अब आप क्या करो, आप जो है इस जीरो से ये जीरो काटिए, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, फिर आप इस 2 से भी यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, फिर इस 2 से भी यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। तो हमारे पास 5 टाइम्स 21 टाइम्स 21 टाइम्स 21 अपॉन 2, ये मेरी फाइनल पॉपुलेशन निकल के आ गई। और ये फाइनल पॉपुलेशन कितनी आई, 23152.5, ओके। सो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन को हम राउंडिंग ऑफ कर देंगे। सो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी आई, 23153 लिख देंगे, नेक्स्ट राउंडिंग कर देंगे इसकी, तो ये पॉपुलेशन आ गई हमारी। सो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ओके। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। चलिए एक और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A TV was bought at a price. A TV was bought at a price. A TV was bought at a price of 21,000. After 1 year, the value of TV was depreciated. The value of TV was depreciated by 5%। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है वो कम हो रही है, वैल्यू घट रही है, ओके। सो जैसे जैसे किसी भी आइटम की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर। फाइंड the value of TV after
1 ईयर। तो मान लो आपको ये निकालना है, क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो कैसे करेंगे? अगेन जो इनिशियल अमाउंट है पी आई माने प्रिंसिपल अमाउंट इनिशियल क्या था 21,000 और आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है 5%। ठीक है जी। और उसके बाद आपको टाइम एन कितना है 1 ईयर। तो अब ध्यान रखें जब भी हमारे पास डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा ऑल्टर हो जाएगा। क्या? अमाउंट विल बी पी ऑफ इनिशियल मतलब जो भी हमारे पास प्रिंसिपल था 1 माइनस आर अपॉन 100 एंड पीरियड एन। अब यहाँ पे देख रहे हैं पहले जब चीज इंक्रीज करती है तो यहाँ पे क्या यूज किया था हमने, इंक्रीज कर रही है तो हमने इसको साइन को पॉजिटिव लिया था, और जब डेप्रिशिएट करती है या डिक्रीज करती है तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको ध्यान रखें। ठीक है। सो इस केस में हमारा अमाउंट टीवी का कॉस्ट क्या हो जाएगा जी 21,000 1 माइनस 5 अपॉन 100 की पावर 1, तो ये हो गया 21,000 मल्टीप्लाइड बाई 95 अपॉन 100। ठीक है। तो ये आपका ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, 210 मल्टीप्लाइड बाई 95, तो ये आंसर आपका कितना आ गया 19,950 रुपीज। तो टीवी की कीमत क्या हो गई, घट गई, और उसकी अब कीमत 1 साल बाद ये हो गई, कितनी हो गई 19,950 रुपए। ओके। तो ये आपने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही सीखे, और उससे पहले हमने टैक्सेशन सीखा, टैक्स कैसे निकालते हैं, जीएसटी हो वैट हो ये सब टैक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। सो आप इसी तरह से सीखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हैप्पी लर्निंग।